जय हिंद पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। आज हम RIMC यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस को जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि RIMC क्या है। तो RIMC है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। बहुत सारे पेरेंट्स इस नाम को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कॉलेज है, लेकिन एक्चुअल में ये कॉलेज नहीं है, ये एक स्कूल है। ओके, स्कूल है, लेकिन इनका जो पैटर्न है वो कॉलेज टाइप का, इसीलिए ये ब्रिटिश टाइम में बनी हुई है, तो इसको तभी से कॉलेज कहा जाता है। और ये जो स्कूल है, ये जो कॉलेज है, 8 से 12 तक एजुकेशन देती है। ठीक है, और इसे नर्सरी ऑफ लीडरशिप भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको RIMC के बारे में अवेयरनेस नहीं है। वो सोचते हैं कि ये सिर्फ जो डिफेंस पर्सन्स होते हैं, यानी कि जो सर्विसमैन, जो हमारे डिफेंस सर्विसमैन होते हैं, उन्हीं के बच्चों के लिए होती है। ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा अगर यहाँ पढ़ना चाहता है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। जो सभी में फिट होता है उसे एडमिशन मिल जाता है। और जो ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ये कैसा इंस्टीट्यूट है जहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओके, नो रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए। तो सबसे अच्छा है, जो बच्चा टैलेंट रखता है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। कोई कैटेगरी का झंझट नहीं है, कोई यहाँ पे किसी के लिए सीट रिजर्व नहीं है। तो जो भी बच्चा इंटेलिजेंट है वो इसके लिए ट्राई कर सकता है। और ये देश की सबसे बेहतरीन स्कूलों में से है। तो इस स्कूल में एडमिशन लेने के क्या फ़ायदे हैं? तो इसका जो फ़ायदा है सबसे ज़्यादा, तो ये फीडर स्कूल है NDA के लिए और IMA के लिए और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ट्रेनिंग के लिए। यानी जो ये इंस्टीट्यूशन है जो ऑफिसर्स तैयार करते हैं, उनमें जाने के लिए ये सबसे अच्छा वे है। यानी कि RIMC में जो बच्चा स्टडी करता है वो इन इंस्टीट्यूशन में इजीली जा सकता है। अब इस स्कूल में पढ़ने के बाद ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डिफेंस में ही जाना हो, मतलब जाना पड़े। आप चाहो तो अदर फील्ड को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप, लेकिन जब आप इसमें से एजुकेशन लेके बाहर जाओगे तो आप बहुत बेहतरीन कर पाओगे, क्योंकि इनका जो कल्चर है, इनका जो प्रोग्राम्स हैं स्टडी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो बहुत ही बेहतरीन है। इस वजह से जो स्किल जो डेवलप्ड होती हैं बच्चों में वो बहुत बेहतरीन होती हैं, और वो जिस भी फील्ड में जाएंगे वो एक्चुअल में लीडर ही बनेंगे। तो ये इस स्कूल की क्वालिटी है। और तो बहुत सारे पेरेंट्स में ये भ्रम होता है कि ये कॉलेज है तो 12वीं के बाद एडमिशन होते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक स्कूल है और 8 से 12 तक ये एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो डिफेंस में अगर कोई भी पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा डिफेंस में ऑफिसर बने, या कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि मैं ऑफिसर बनूं, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। और जो इसमें एडमिशन होते हैं वो क्लास 8th में होते हैं। क्लास 8th में एडमिशन होता है वहाँ पे, यानी 8 से क्लासें स्टार्ट होती हैं और 12 तक क्लासें चलती हैं वहाँ पे। ठीक है, 8 से 12 आपकी वहाँ पे स्टडी होगी और बहुत ही कम फीस में ये स्टडी आपको प्रोवाइड की जाती है। हालांकि फीस है, लेकिन उसमें स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आपका बच्चा लगभग लगभग वहाँ पे फ्री ही पढ़ सकता है, और बहुत ही बेहतरीन सुविधाओं के साथ। तो जो भी बच्चा अच्छा है पढ़ने में, उसके लिए ये बहुत अच्छा वे है अपने लाइफ को अच्छे डायरेक्शन देने के लिए। तो ये RIMC है कहाँ पर? तो ये देहरादून में है, बहुत ही सुंदर लोकेशन पे ये लोकेटेड है। और जो इसका कैंपस है वो 138 एकड़ में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं जो RIMC की क्वालिटीज़ हैं। यहाँ पे जो टीचर स्टूडेंट रेशो है वो 1:12.5 है। बहुत अच्छा ये टीचर स्टूडेंट रेशियो रहता है, यानी कि बहुत कम बच्चों, एक यानी एक टीचर है 12.5 स्टूडेंट्स पे।
अच्छे इंडोर और आउटडोर कोर्ट्स हैं, 50 मीटर्स ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, 10 मीटर डाइविंग पूल है, इंडोर आउटडोर शूटिंग रेंज हैं। यानी कि हर वो फैसिलिटी है जो एक बच्चे की लाइफ को अच्छी डायरेक्शन देने के लिए ज़रूरी है। स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, अच्छे एजुकेशन ब्लॉक्स है, रेजिडेंशियल भी बहुत अच्छा है, मेस है, डाइनिंग हॉल है, यानी कि सारी फैसिलिटी बहुत ही बेहतरीन है जो आपको नॉर्मल स्कूल्स में नहीं मिल सकती। तो ये जो स्कूल है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, तो ये एक साल में 2 टाइम्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। ये एक तो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जून के मंथ में एवरी ईयर, और एक होता है दिसंबर के मंथ में। ओके, जून के मंथ में जो टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट होता है, वो एक्चुअल में जनवरी टर्म के एडमिशन के लिए होता है। इसमें 2 टर्म चलते हैं, जनवरी टर्म होता है, और दिसंबर में जो एग्ज़ाम होता है वो जुलाई टर्म के एडमिशन के लिए होता है। यानी साल में एक बच्चा 2 बार एग्ज़ाम के लिए बैठ सकता है। तो एक जून में एग्ज़ाम होता है, एक दिसंबर में एग्ज़ाम होता है। इनके जो फॉर्म भरे जाते हैं, जो जून वाले फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे कि अभी जून में जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी करंटली फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो अगर आप भी एलिजिबल हो तो आप भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। दिसंबर में होता है, उसके लिए सितंबर के समथिंग फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, सितंबर के मंथ में पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन सितंबर अक्टूबर तक लास्ट डेट होती है। ओके, कभी कभी पहले सितंबर रहती थी लास्ट डेट, अब अक्टूबर में भी चला जाता है, 5, 10, 15 तारीख तक अक्टूबर में दे देते हैं, थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, पहले कम था। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपका बच्चा एक साल में 2 बार ये एग्ज़ाम दे सकता है। तो एक स्टूडेंट जो इसमें जाना चाहता है उसको टोटल 3 चांस मिलते हैं एक्चुअल में। अगर वो सही क्राइटेरिया में है तो एक बच्चा 3 बार ये एग्ज़ाम दे सकता है मैक्सिमम। कुछ बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं तो किसी के पास 2 चांस भी मिलते हैं, किसी को एक ही चांस मिलता है। वो डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी क्लास क्या है, उस सब पे डिपेंड करेगा। मोस्टली को 2 मिलते हैं, और जो सही मेंटेन जिनका है एजुकेशन और डेट ऑफ बर्थ, वो 3 भी दे पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो RIMC का जो जून में अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो एडमिशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल 2026। और जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 7 जून 2026 को होगा। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आप फॉर्म कैसे भरें। तो यहाँ पे एक बात क्लियर करनी होगी कि ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, सिर्फ ऑफलाइन ही फॉर्म भरे जाते हैं। हाँ, आप फॉर्म अगर मंगाना चाहते हो तो ऑनलाइन फॉर्म मंगा सकते हो। यानी कि इसके लिए आपको RIMC की वेबसाइट पे जाना होगा, और वहाँ पे एक एडमिशन प्रोस्पेक्टस के नाम से लिंक ब्लिंक कर रहा होता है। उसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुल जाता है, उसमें अपनी डिटेल फिल करोगे, और जनरल कैटेगरी के लिए 600 चार्ज है, ST SC के लिए 555 रुपीज़ चार्ज है। तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपका फॉर्म ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद आपके होम एड्रेस पे, जहाँ का आपने एड्रेस दिया है वहाँ पे वो फॉर्म आएगा। उसको फिल करके फिर आपको दोबारा से वो फॉर्म स्पीड पोस्ट के थ्रू वापस एड्रेस पे भेजना होता है, या आप बाय हैंड भी जमा करवा सकते हो। तो ये पूरा ऑफलाइन प्रोसेस है और थोड़ा लेंदी भी है। तो आप फॉर्म जल्दी फॉर्म जल्दी ऑर्डर कर दें जिससे वो टाइम से आ जाए और आप फिल करके जमा करा सको। ये दूसरा मेथड है, डिमांड ड्राफ्ट से यानी DD बना के भी भेज सकते हो, तब भी आपका फॉर्म आ जाएगा, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस है तो इसको ट्राई ना करें। सबसे अच्छा वे यही है। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, कभी आप सोचो कि मैं किसी का फॉर्म कॉपी करा के सबमिट कर देता हूँ, तो ऐसे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाते। ओके, तो आपको ओरिजिनल फॉर्म ही भर के भेजना होगा, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। अब बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टूडेंट का, डोमिसाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए
छूट है अगर आपके पास बच्चे का डोमिसाइल नहीं है तो पेरेंट्स अपना खुद का भी डोमिसाइल लगा सकते हैं। ये SC और ST का सर्टिफिकेट लगाना होता है। जो बच्चे फीस में रिलैक्सेशन लिया है उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना होता है, क्योंकि जो फॉर्म मंगाते हैं तब भी हमें फीस में रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपको यहाँ पे अगर SC ST से फॉर्म मंगाया है तो आपको ये आपका सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। और ये एक सर्टिफिकेट है जो स्कूल बनाती है। जिस स्कूल में करंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ से एक स्टडी सर्टिफिकेट बनता है जिसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और एक फोटोग्राफ लगा होता है। उसको स्कूल स्टैंप लगा के वेरीफाई करती है और उसमें उसका स्कूल डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, क्लास भी मेंशन होती है। तो ये ओरिजिनली आपको फॉर्म के साथ लगाना है, ये स्कूल आपको प्रोवाइड करवाएगी। और एक आधार कार्ड लगाना होता है बच्चे का। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी ये जो 2 पासपोर्ट है ये आपको साथ में भेजने होते हैं फॉर्म के साथ में। और इसके बैक साइड में आपको बच्चे के साइन करने होते हैं, यानी जो बच्चा है उसके साइन होंगे इस फोटोग्राफ के बैक साइड में। इसके अलावा भी फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है। आपके फॉर्म पे भी पेस्ट होते हैं फॉर्म फोटो। और इसके अलावा स्टडी सर्टिफिकेट पे फ़ोटो लगता है। तो आपको कई फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये जो 2 फोटोग्राफ्स लिखा है ये एक्चुअल में साथ में भेजने होते हैं। और ये सब काम करके सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको 5 अप्रैल तक सबमिट कर देने हैं। तो कहाँ सबमिट करने हैं? तो ये रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज है सेक्रेटरीट में जमा होते हैं एक्चुअल में ये फॉर्म, वहाँ पे आपको जमा कराना होता है। यहाँ पे एक मैं आपको बात बता देता हूँ, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके लिए एक यहाँ पे फैसिलिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो अपना सर्विस सर्टिफिकेट बनाएंगे डिपार्टमेंट से, और उस सर्टिफिकेट में आप अपनी पोस्टिंग मेंशन करवाओगे कि मेरी पोस्टिंग यहाँ पर है। सपोज कीजिए आपकी पोस्टिंग जयपुर में है और उनके पेरेंट्स रहने वाले हैं मान लीजिए तमिलनाडु के, तमिलनाडु के पेरेंट्स रहने वाले हैं। तो वो अगर यहाँ का सर्विस सर्टिफिकेट अगर जयपुर का फॉर्म के साथ अटैच करके भेज देते हैं तो उस बच्चे को जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो जयपुर में ही हो जाएगा, क्योंकि जयपुर में एग्ज़ाम सेंटर है तो वो जयपुर में एग्ज़ाम दे सकता है और जयपुर में ही इंटरव्यू भी दे सकता है। यानी दोनों चीज़ों का आपके लिए आपके स्टेट में तमिलनाडु नहीं जाना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, जो भी सेंट्रल एम्प्लॉई हैं वो अपना सर्विस सर्टिफिकेट लगाएं, जिससे आप जहाँ भी आपकी लोकेलिटी जहाँ आप अभी रह रहे हो उसके नियर बाई सेंटर पे जाके आप एग्ज़ाम और इंटरव्यू कंडक्ट करवा सको। हाँ, बाद में आपकी जो सीट जो आपको मिलेगी वो वहीं की मिलेगी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा। तो जो सेंट्रल एम्प्लॉई हैं वो अपने सेल्फ स्टेट गवर्नमेंट जाने मतलब स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्म वहाँ पे भी सबमिट करा सकते हैं जहाँ पे आपकी ड्यूटी है, लेकिन ये सिर्फ सेंट्रल एम्प्लॉइयों के लिए। अगर कोई नॉर्मल है तो उसको अपने स्टेट में ही फॉर्म सबमिट करना होगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? तो स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट है वो 7th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए या 7th क्लास को पास कर जाए, वो दोनों ही एलिजिबल हैं। यानी बच्चा या तो 8th में आ गया या 7th में भी पढ़ रहा है। और ये किस दिन चेक किया जाएगा? 1 जनवरी 2027, यानी जिस दिन सेशन स्टार्ट होगा उस टाइम तक बच्चा या तो आपका उस टाइम 7th में पढ़ रहा हो या फिर 7th पास कर चुका हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये एज है, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल होते हैं। और दोनों का क्राइटेरिया जो एज के लिए 11.5 से 13 ईयर होना चाहिए। ये भी 1 जनवरी 2027 को ही ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। कुछ स्टूडेंटों को यहाँ कुछ पेरेंट्स हो कहते हैं कि सर हमारा बच्चा भी 11.5 एंड 13 ईयर के बीच में फिर भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि वो जो चेक करेंगे वो 1 जनवरी 2027 को ध्यान में रख के चेंज करेंगे। उस दिन आपका बच्चा 11.5 से 13 के बीच का होना चाहिए। तो ये रीज़न होता है कि कुछ बच्चे एलिजिबल नहीं होते 11.5 और 13 ईयर के होने के बावजूद भी,
क्योंकि वो अभी को काउंट करते हैं, वो वन अगले साल को नहीं देखते कि जनवरी में ये एज होनी चाहिए। अगर हम डेट वाइज बात करें तो बच्चे का जन्म बॉर्न अर्लियर देन, यानी 2 जनवरी 2014 से पहले नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी बॉर्न। 2 जनवरी को अगर बर्थ है तो एलिजिबल है, अगर 2 जनवरी से पहले यानी 1 जनवरी का भी बर्थ है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। और नॉट लेटर देन, और 1 जुलाई 2015 तक, यानी कि अगर किसी बच्चे का बर्थ 1 जुलाई 2015 है तो वो एलिजिबल है, लेकिन अगर 2 जुलाई 2015 है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। और ये जो क्राइटेरिया है ये हर टर्म में चेंज हो जाता है। तो जैसे अभी ये जून के लिए है, दिसंबर के लिए क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 जुलाई हो जाएगा इधर दिसंबर के लिए, 2 जुलाई 2014 टू, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 1 जनवरी 2016। तो ये अगला जो दिसंबर का होगा उसके लिए ये क्राइटेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हर टर्म में चेंज होते रहते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए ये क्राइटेरिया है। अब देखिए जो एग्जामिनेशन होगा वो 7 जून को होगा, संडे को। तो 3 पेपर कंडक्ट होते हैं, उनका ये टाइमिंग है, इस टाइम पे वो कंडक्ट होंगे। और कैंडिडेट में आंसर इन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में आप आंसर दे सकते हो। अब बात करते हैं कि जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 125 मार्क्स का होता है, मैथमेटिक्स का 200 मार्क्स का होता है, जनरल नॉलेज का 75 मार्क्स का। तो ये 3 एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। और मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50% होते हैं, यानी 50, जैसे मैथ में अगर 200 में से 100 नंबर आ जाएंगे तो आप पास हो जाओगे, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल मिलेगा, लेकिन हर सब्जेक्ट में। यहाँ पे 62.5, यहाँ पे 37.5, तो यहाँ पे 37.5 38 ही माना जाएगा, ठीक है। और 62.5 63 माना जाएगा। तो जिन बच्चों के तीनों सब्जेक्ट में सेपरेटली 50% मार्क्स हैं वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई माने जाते हैं और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जो बच्चे तीनों सब्जेक्ट में 50% मार्क्स नहीं ला पाते हैं, चाहे 2 में ले आए तीसरे में नहीं लाए, तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं माने जाते, तो उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। इसके बाद बच्चों को इंटरव्यू देना होता है, अगर पास हो जाते हैं तो वो भी 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो मेरिट बनती है वो आउट ऑफ 450 बनती है। तो इंटरव्यू होता है, उसके लिए डेट और वगैरह आपको बाद में मिल जाती हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पे देखना होता है एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट के बाद। और ये वही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो मैं अभी बता रहा था, अगर पोस्टिंग जहाँ पर है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो वहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम करवा सकते हो। अब हम बात करते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट भी आपको इसी वेबसाइट पे देखना है, जब डिक्लेयर होगा तो आपको पता लग जाएगा। अब ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर है तो ये स्टेट कैपिटल में ही होते हैं, जैसा कि मैं अभी बता रहा था। आपका जो स्टेट है उसके कैपिटल में ही एग्ज़ाम सेंटर होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे छूट है, वो अपने स्टेट में ना जाके दूसरे जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ पे भी दे सकते हैं। जो इसकी एनुअल फीस है ये है ST जनरल के लिए, और ST SC के लिए ये फीस है। अब यहाँ पे 50,000 ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ये आप जब वहाँ 8th में जैसे एडमिशन लोगे 12th तक पढ़ोगे तो 12th के बाद आपको ये रिफंड हो जाते हैं 50,000। और ये आपकी एनुअल फ़ी है, जनरल के लिए इतनी है और SC ST के लिए ये है। तो ये जो फीस है इसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ऐसा नहीं है कि इतना आपको पे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपके ना के बराबर चार्ज लगते हैं, क्योंकि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कम्प्लीटली सब्सिडी देती है बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पैसे खर्च नहीं होंगे पढ़ने में, ये आपको स्टार्ट में ज़रूर पे करने पड़ेंगे, लेकिन बाद में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये वैकेंसीज़ हैं, ये बॉयज़ कैडेट के लिए हैं। हर स्टेट में लगभग लगभग एक ही वैकेंसी होती है, लेकिन जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे 2 या 3 वैकेंसी भी रखी गई हैं,
ठीक है, ये यूनियन टेरिटरीज के लिए, सारी यूनियन टेरिटरीज को एक ही सीट दी गई है। तो टोटल 36 सीट्स बॉयज़ के लिए हैं। अभी ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, इन वैकेंसीज को कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, ये हायर अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। ये गर्ल्स के लिए, तो अभी जो करंटली 5 ही सीट्स हैं गर्ल्स के लिए, और ये जॉइन वाइज है। नॉर्थ जोन से एक गर्ल्स जाएगी, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, सभी जोनों से एक एक बच्ची का एडमिशन होता है। तो अगर मान लीजिए आप इस प्रोसेस के बाद RIMC में एडमिशन मिल जाता है आपके बच्चे को, ठीक है, तो मान लीजिए आपका बच्चे का मन नहीं लगता या किसी भी वजह से अगर आप RIMC छोड़ते हो बीच में, तो आपको जो भी आपके ऊपर एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको वापस पे करने होते हैं, और उसके जो चार्जेज है 2876 पर वीक के हिसाब से होते हैं। इसके अलावा जो भी आपको स्कॉलरशिप मिला है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो जितने दिन भी आपने स्टे किया है तो पर वीक के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह के इंस्टीट्यूट में जाओ तो आप पहले ही मन बना के जाओ, नहीं तो आपको फिर ये पनिश के रूप में अमाउंट भी वापस वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। वैसे तो ऐसा कोई करता नहीं कि इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से बाहर निकले, लेकिन ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। तो ये हमारे RIMC के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और RIMC जैसा कि मैंने बताया देश का बेहतरीन स्कूल है, और बच्चे अगर अपना डिफेंस सर्विसेज में कैरियर चुनना चाहते हैं तो उनके लिए इससे बेहतरीन पैलेस कोई है नहीं जाने के लिए। हाँ, लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा है, तो बच्चों को स्टार्टिंग से इसके लिए मेहनत करनी होगी। 3rd-4th क्लास से ही अपना मोटिव सेट करके रखें कि हमें RIMC क्वालिफाई करना है और वहाँ जाके स्टडी लेनी है। तो इसके लिए आपको ये अवेयरनेस के लिए ही ये आपके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो आप हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो।